Hello students, today we'll begin with set number 3 of the series based on idioms and phrases. Hello students, before we begin with today's video, you can go to the Google Play Store or click on the link in the description below and download the PrepWell app where you'll find premium content on various law, fashion designing, management and university entrance exams. So download the PrepWell app today. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ लेम एक्सक्यूज़ यानी ये कहा जा रहा है कि हम ऐसा बहाना बना रहे हैं जो कि बिल्कुल भी काम का नहीं है, यानी कि ऐसा बहाना बना रहे हैं जो जिसे कोई मानेगा ही नहीं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कार्टून बना हुआ है, यहाँ पे इसकी मॉम जो है ये इसको कोई काम कह रही है और ये बच्चा जो है कह रहा है सॉरी मॉम बट आई कैन डू एनी थिंग फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स. मैं कुछ घंटों के लिए अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो मैंने लंच किया था उसको डाइजेस्ट होने दे रहा हूँ. ठीक है, तो डाइजेशन तो खुद ही हो जाता है ना, तुम क्या कर रहे हो उसके अंदर, है ना. तो यहाँ पे काम नहीं करने के लिए इस बच्चे ने बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ दिया है, ऐसा एक्सक्यूज़ जो कि कोई नहीं मानेगा. ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. एक टीचर है, वो कह रही है कि हाउ कैन अ डॉग ईट योर homework, don't give me lame excuses. यानी कि एक डॉग तुम्हारा होमवर्क कैसे खा सकता है. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है नहीं खा सकता, इसलिए तुम मुझे लेम एक्सक्यूजेस मत दो, ऐसे एक्सक्यूजेस मत दो, ऐसे बहाने मत बनाओ जो कि बिल्कुल मानने लायक ही ना हो, है ना. ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट है अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन. ये बात जो है बिल्कुल सही है क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं, ऐसा एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, हम ऐसा बहाना बना रहे हैं जो कि कोई मानेगा ही नहीं. सेकंड है गुड एक्सप्लेनेशन. ये बात तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगी, गलत है. यूजलेस टॉक, ये बात भी गलत है. हम टॉक नहीं कर रहे हैं, हम कोई बात नहीं बता रहे हैं, हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं किसी चीज़ का. ठीक है, कि भाई मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया था, इसलिए नहीं किया क्योंकि डॉग ने मेरा होमवर्क खा लिया, है ना. तो ये बिल्कुल ही लेम एक्सक्यूज़ हुआ, राइट. फोर्थ है इल फीलिंग्स या किसी के बारे में बुरा सोचना. तो ये बात भी गलत है, हम ऐसा भी कुछ नहीं सोच रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एट अ लॉस. ठीक है, यहाँ पर ये जो इडियम है इसका मतलब ये है कि हम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इस कार्टून में देख सकते हैं, आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, यानी कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए. ठीक है, और क्योंकि ये मीम है तो इसके अंदर फिर नेक्स्ट वाली पिक्चर में लिखा हुआ है डिस्पाइट बीइंग एट अ लॉस फॉर वर्ड्स मैक्री येल्ड एट कमांडर रीज फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स. यानी कि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसने 3 घंटे तक कमांडर पे चिल्ला दिया. ठीक है, तो एक फनी मीम है ये. बट लॉस किसी भी चीज़ के लिए एट अ लॉस होना, इसका मतलब ये है कि आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि द गवर्नमेंट वॉज एट अ लॉस टू नो हाउ टू टैकल द वायलेंस. यानी हो सकता है उस टाइम पे कोई दंगे हो रहे होंगे और जो गवर्नमेंट है वो नहीं समझ पा रही होगी कि हम वायलेंस को कैसे टैकल करें, है ना, वो टैकल नहीं कर पा रही होगी. ठीक है, जैसे एक और मैं एग्जांपल दे सकती हूँ. आई एम एट अ लॉस टू नो व्हाट टू वेयर. यानी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूँ, है ना. तो एक तरह से हम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, है ना. फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपर्ट एट समथिंग. ये बात तो बिल्कुल ही गलत है. जब लॉस आ गया है उस वर्ड में तो आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट कैसे हो सकते हो. सेकंड है अनेबल. ये बात जो है बिल्कुल सही होगी क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, हम वायलेंस को टैकल नहीं कर पा रहे. एबल बिल्कुल गलत होगा. डिफीट, ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम हार गए हैं किसी चीज़ से, है ना, हम सिंपली कह रहे हैं कि हम वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं. जैसे कि लॉस फॉर वर्ड्स था यहाँ पे, तो वो बोल नहीं पा रहा था कुछ, है ना. सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन ब्लैक एंड वाइट. ठीक है, अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक ऑफिस का सिनेरियो बना हुआ है, एक सिचुएशन है जिसमें ये कहा जा रहा है इट्स देयर इन ब्लैक एंड वाइट दैट एम्प्लॉयज़ कॉट टेकिंग ऑफिस सप्लाईज विल बी फायर्ड इमीजिएटली. यानी कि ये रूल कहीं पर लिखा हुआ है कि जो भी एम्प्लॉयज़ जो भी उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर वो ऑफिस का कुछ सामान लेकर चले जाते हैं, ठीक है, अपने घर पे, तो उन्हें उसी टाइम पे फायर कर दिया जाएगा, उसे उसी टाइम पे जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा. ठीक है, तो ये बात लिखी गई है. ठीक है,
ऑफिशियली किसी जगह पर लिखी गई है। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि गिव इट टू मी इन ब्लैक एंड वाइट दैट द हाउस इज़ माइन, यानी कि मुझे ये लिख कर दो कि ये घर मेरा है। ठीक है, तो ये चीज़ सिंपली हम समझ गए इसका मतलब क्या होता है इडियम का। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है यूजलेस, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि कोई यूजलेस काम हो रहा है, ऐसा कोई काम हो रहा है जिससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड है इन राइटिंग, ये बात जो है बिल्कुल सही है क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि ये चीज़ ऑफिशियली कहीं पर लिखी हुई है ना। थर्ड है इन शॉर्ट, ये बात गलत है, हम नहीं कह रहे कि इन शॉर्ट आपको फायर कर दिया जाएगा या इन शॉर्ट मुझे घर मेरे नाम कर दो, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये लिख कर दो कि घर मेरा है, या ये लिख कर दिया गया है कि ऑफिस से उसे फायर कर दिया जाएगा जो कि ऑफिस की सप्लायर्स को ले जाएगा। इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग का मतलब कि कोई काम बिल्कुल अच्छे से स्मूथली चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोट लिखी हुई है बहुत प्यारी सी, यहाँ लिखा है इफ़ यू कांट स्टैंड बाय मी व्हेन आई एम सैड यू डोंट डिजर्व टू स्टैंड बाय मी व्हेन आई एम हैप्पी, यानी कि जब मैं दुखी हूँ तब अगर तुम मेरा सहारा नहीं बन सकते तो जब मैं खुश हूँ तब भी तुम्हें मेरे साथ होने का कोई हक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, जैसे कि ही स्टूड बाय मी इन माई फाइनेंशियल ट्रबल्स, यानी कि जब मेरी फाइनेंशियल हालत बहुत बेकार थी तब ही स्टूड बाय मी, है ना, यानी कि वो मेरे साथ खड़ा रहा या मेरा सहारा बनकर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर इस इडियम का यही मतलब है कि किसी का सहारा बन रहे हो आप। फर्स्ट ऑप्शन है सपोर्ट, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि आपको किसी का सपोर्ट बनना है, किसी का सहारा बनना है। सेकंड है पोस्टपोन, यानी कि किसी चीज़ को आप आगे के लिए डिले कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है, हम किसी चीज़ को पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। स्टैंड अप, ये बात भी गलत है, हम खड़े होने के लिए नहीं कह रहे हैं किसी को। रेजिस्ट, यानी कि किसी को मना करना कि नहीं यार ये चीज़ तो नहीं हो सकती, या हम कह सकते हैं कि कोई अगर गवर्नमेंट रूल लगाती है और हमें वो पसंद नहीं आता तो हम उसके खिलाफ रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी नहीं हो रही है। ठीक है, स्टैंड बाय का मतलब है किसी को सपोर्ट करना या फिर किसी को सहारा देना। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू गिव वेंट टू, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को खुली तरह से दिखा रहे हैं, जैसे कि कोई भी फीलिंग है या एक्सप्रेशन है ना, जैसे गुस्सा है या दुख है, उसे हम पब्लिक में लोगों को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, हम छुपा के नहीं रख रहे हैं उसको, अंदर मन में नहीं दबा के रख रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर ये जो औरत है कार्टून में जो बनी हुई है, ये चिल्ला चिल्ला के कंप्लेन ऑफिस में कह रही है रिफंड हर मनी, यानी कि इसका जो गुस्सा है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको सबके सामने शो कर रही है। तो यहाँ पे वेंट का मतलब यही है कि ऑडिबल और पब्लिक एक्सप्रेशन, फ्री एंड अनचेक्ड एक्सप्रेशन एज टू वेंट अ ग्रीवेंस। जनरली वेंट आउट हम क्या करते हैं, या तो एंगर या फिर सैडनेस, ठीक है, इरिटेशन, इस तरह की जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना उनको हम वेंट आउट करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको पब्लिकली हम दिखा देते हैं कि हाँ यार हम लोग जो हैं वो गुस्सा है या सैड है, जो भी है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि वाई डू यू वेंट आउट ऑन मी व्हेन इट्स योर बॉस you're angry at, यानी ये कहा जा रहा है कि तुम मुझ पर क्यों वेंट आउट करते हो, मुझसे क्यों अपना गुस्सा शो करते हो जब एक्चुअली में तुम अपने बॉस पर गुस्सा हो। ठीक है, तो वेंट आउट करने का मतलब है कि आप कोई अपना एक्सप्रेशन या कोई इमोशन शो कर रहे हैं। ठीक है, कोई फीलिंग आप शो कर रहे हैं लोगों को।
फर्स्ट ऑप्शन है कॉज ट्रबल, ये बात गलत है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ पे कोई ट्रबल होने वाली है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड है लूज करेज, यानी कि हमने होप खो दी है या हम डर गए हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। थर्ड है सर्कुलेट, यानी कि ढिंडोरा पिटवा देना कि नहीं यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है या मैं ऐसा फील कर रही हूँ, नहीं, हम सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, अखबारों में नहीं छपा रहे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं, बट हम लोगों को शो कर रहे हैं जो हमारे आसपास है। फोर्थ है एक्सप्रेस, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी क्योंकि हम एक्सप्रेस ही तो कर रहे हैं अपना एंगर या सैडनेस जो भी है, सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। अब यहाँ पे इस इडियम को हम ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि मैनिपुलेशन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आपको बिजनेस करना है, आपको अपना सामान बेचना है, तो आपको लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आपको लोगों को ये कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं इस प्रोडक्ट की तो आपको ज़रूरत है, ठीक है, आपको ऐसी यूजलेस चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो कि लोगों को लगे कि नहीं ये तो हमारे बहुत काम की है, ठीक है, इसलिए आपको लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आपको लोगों को ऐसी ऐसी स्कीम्स दिखानी पड़ेगी कि इसके साथ ये फ्री है ताकि लोग आपके सामान को खरीद लें, है ना। तो मैनिपुलेशन जो है वो बिज़नेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसी बात को बताने के लिए हमने इडियम का इस्तेमाल किया है पार्ट एंड पार्सल, है ना। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि बर्थ एंड डेथ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि अगर कोई पैदा हुआ है तो उसको मरना भी है, तो बर्थ और डेथ दोनों ही लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर बर्थ और डेथ नहीं होगी तो लाइफ कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती, है ना। तो कोई मरने से बच नहीं सकता, है ना, अगर कोई जिंदा है तो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है पार्टली, ये बात गलत है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि कोई चीज़ थोड़ी बहुत हो रही है, हम कह रहे हैं कि किसी चीज़ का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका पार्ट एंड पार्सल, तो ये तो गलत ही हो गया। सेकंड है अननेसेसरी पार्ट, ये बात गलत है। ऑब्वियस सी बात है, लाइफ का अननेसेसरी पार्ट कैसे हो सकता है, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है लाइफ के। थर्ड है एसेंशियल पार्ट, ये बात जो है बिल्कुल सही है, एसेंशियल एलिमेंट्स ही होते हैं बर्थ और डेथ लाइफ के। फोर्थ है लार्ज पार्ट, ये बात गलत है, हम लार्ज पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेन पार्ट की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं, सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू गेट विंड, ठीक है। अब आपने हिंदी में कई बार सुना होगा, ऐसा कहते हैं कि ये अफवाह उड़ रही है ना, तो ये उसी का इंग्लिश फॉर्म है, ठीक है, उसी का इंग्लिश इडियम है। अफवाह उड़ना का मतलब यही है कि भाई आपको कहीं से कोई बात पता चल रही है ना, तो यहाँ पे टू गेट विंड का मतलब भी यही है कि आपको कहीं से कोई बात पता चल रही है किसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टू गेट विंड ऑफ का मतलब है हियर अ र्यूमर अबाउट समथिंग और समवन, है ना, कहीं से आप कोई अफवाह सुन रहे हैं, ठीक है, कहीं से आपके पास अफवाह पहुँच गई है किसी के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह सकती हूँ जैसे कि मिसेज शर्मा ऑलवेज गेट्स विंड अबाउट द लेटेस्ट गॉसिप इन टाउन, यानी कि मिसेस शर्मा जो है उनको हमेशा ही जो उस शहर में जितनी भी गॉसिप होती है लेटेस्ट, उसके बारे में पता चल जाता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो शी गेट्स विंड अबाउट ऑल ऑफ इट, है ना, उसको हमेशा पता चल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टू फॉरगेट, ये बात गलत है, हम भूल नहीं रहे, हमें तो पता चल रहा है कहीं से। सेकेंड है कम टू नो, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं इतनी देर से कि हमें अफवाह उड़ती हुई आ जाती है हमारे पास और हमें पता चल जाती है कहीं से। थर्ड है टू टेल, हम बता नहीं रहे किसी को अफवाह, हमें पता चल रही है। फोर्थ है टू फ्लाई, ये बात भी गलत है, हम उड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द थंब ऑफ, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि the government is under the thumb of the prime minister and his council of ministers, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पूरी गवर्नमेंट है वो
प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर चलती है, इनके कहने पर काम करती है, जो ये कहते हैं उनको वो करना पड़ता है। यानी कि अंडर द थंब ऑफ का मतलब ये है कि आपको कोई इंसान जो कहे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक मीम बना हुआ है, बराक ओबामा कह रहे हैं कि आई एम सॉरी बेबी, आई विल स्टे अंडर योर थंब, है ना। यानी कि तुम जो कहोगी वो मैं कर लूँगा, तुम जो बोलोगी वो मैं मान लूँगा, है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ, यानी कंट्रोल से बाहर हो जाना। ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं ना कि हम सब बात मानेंगे, राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब बियॉन्ड कंट्रोल तो हो ही नहीं सकता। कंट्रोल से बाहर अगर कोई हो जाएगा मतलब वो आपकी कोई बात नहीं मान रहा है। अंडर द नोज ऑफ, ये बात भी गलत है। अंडर द नोज का मतलब ये नहीं होता कि आप उस इंसान की सब कुछ बात मान रहे हो। अंडर द नोज का मतलब ये होता है कि आप उस इंसान के बहुत पास हो, बहुत क्लोज हो, ठीक है। एक्टिव, ये बात भी गलत है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि कोई इंसान बहुत एक्टिव है या बहुत सारे काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हम यही कह रहे कि जो गवर्नमेंट है वो पूरी की पूरी प्राइम मिनिस्टर और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके कंट्रोल में है। यहाँ पे भी बराक ओबामा जो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में रहूँगा हमेशा, है ना, तुम्हारी बात मानूंगा हर चीज़ में। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉल फ्लैट। अब यहाँ पर ये जो इडियम है आप इस तरह से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि ऑल हिज arguments fell flat because I did not believe any of them। यानी कि उसके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे वो सब फ्लैट हो गए, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं हुआ, उनका कोई असर नहीं पड़ा मुझ पे, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनमें से किसी को भी मैं बिलीव नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फेल फ्लैट या फॉल फ्लैट जो भी ये इडियम है इसका इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस बात का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ एक मीम बना हुआ है, यहाँ लिखा है योर जोक फेल फ्लैट। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जोक गिर गया है, इसका मतलब ये कि आपके जोक से आप जो लोगों को हंसाना चाह रहे थे वो असर हो नहीं पाया, ठीक है। जो असर आप चाह रहे थे लोगों पे वो नहीं हो पाया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है टू फेल टू स्टैंड, ये बात गलत है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई खड़ा नहीं हो पाया, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो हम असर दिखाना चाहते थे, जो हम चीज़ करना चाहते थे वो नहीं हो पाई। सेकेंड है टू फेल टू रियलाइज, या हम समझ नहीं पाए उस बात को, ये बात भी गलत होगी। टू फेल टू मेंटेन, कि हम किसी चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है ना, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि उसका कोई असर ही नहीं हुआ हम पे या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हमको, है ना। वो जोक सुना के चला गया और हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमको कोई हंसी नहीं आई, ठीक है। फोर्थ है टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि हम जो इफेक्ट चाहते थे वो सामने वाले इंसान पर नहीं पड़ा, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैरी वेट। यानी यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि आपको कोई सामान उठाना है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ कार्टून में भी आप देख सकते हैं, एक आदमी है जो कि ट्रॉफी लेके खड़ा है, दूसरा आदमी पैसे लेके खड़ा है, और यहाँ पे ये कह रहा है आदमी कि माई कैरेक्टर कैरीज मोर वेट दैन हिज मनी, यानी कि मेरा कैरेक्टर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पैसे से, ठीक है। पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक अच्छा कैरेक्टर होना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि राजूज स्किल्स कैरी मोर वेट दैन श्वेताज ग्रेड्स। यानी कि अगर कोई जॉब मांगने जाएंगे राजू और श्वेता, तो वहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राजू के स्किल्स होंगे एज़ कम्पेयर टू श्वेता के ग्रेड्स, क्योंकि अब श्वेता जो है वो ऐसी इंसान है जो पढ़ती रहती थी पूरे टाइम, ठीक है। तो उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं जो भी उसने पढ़ाई की है उसके अंदर, लेकिन राजू के हो सकता है उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स हैं, ठीक है। उसने 1-2 लैंग्वेजेस सीख रखी हैं, उसको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, उसने इंटर्नशिप्स कर रखी है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स हैं। तो जब भी कोई जॉब के लिए दोनों जाएंगे तो ज़्यादा वेट कैरी करेंगी राजू की स्किल्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी राजू की स्किल्स एज़ कम्पेयर टू श्वेता के जो ग्रेड्स हैं या उसके जो मार्क्स हैं, है ना।
फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू कैरी बर्डन, ये बात गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जैक्टली जो उस इडियम का मतलब होगा वो उसका मतलब नहीं होगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं इडियम का जो मतलब होता है वो कुछ और होगा, ठीक है। कैरी द डे, ये बात भी गलत है, हम दिन को कैसे कैरी कर सकते हैं। बी इम्पॉर्टेंट, ये बात जो है बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कैरी थ्रू, ये बात भी गलत है, थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू पास अवे, यानी कि यहाँ पर आप सिंपली पास अवे किसी के लिए तब इस्तेमाल करते हो जब वो मर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है इरफान खान पासेस अवे, है ना। आप न्यूज़ में कई बार ऐसा सुनते होंगे कि दिस पर्सन पासेस अवे, दैट पर्सन पासेस अवे, है ना, यानी कि वो इंसान जो है वो मर चुका है ना। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि बोथ हिज सन्स पास्ड अवे इन अ कार एक्सीडेंट, यानी कि एक कार एक्सीडेंट हुआ और उसके दोनों ही जो बच्चे थे वो मर गए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया है। अब ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है टू इग्नोर, हम किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, कोई मर चुका है, ठीक है। सेकंड है वॉक पास्ट, किसी के पास में से निकल जाना, तो ऐसा भी नहीं है। थर्ड है डाई, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि कोई मर गया है, ठीक है। अब इडियम्स के अंदर आप कहीं भी कॉमन सेंस या दिमाग नहीं लगा सकते। अगर आपको पता है उसका मतलब क्या है तो आप सही करेंगे ऑप्शन, नहीं पता है तो गलत ही होगा आपका, ठीक है। और गलत अगर आपको नहीं करना है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको कॉमन सेंस नहीं लगाना है, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर आपको लग रहा हो कि ये मतलब हो सकता है इसका, क्योंकि टू पास अवे है यानी कि पास कर जाना, वहाँ से पास कर जाना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉक पास्ट, किसी के पास में से चले जाना या पास कर जाना, तो ये इसका मतलब हो सकता है, तो वो उसका मतलब नहीं होगा क्योंकि जब वो चीज़ डायरेक्टली लिखी हुई है तो वो इडियम क्यों होगी। अगर वो इडियम है तो उसका मतलब कुछ और होगा, ठीक है। रिवाइज, ये बात भी गलत है, हम किसी चीज़ को रिवाइज नहीं कर रहे हैं वापस से। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब ये है कि आप किसी को मना कर दें किसी चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि आई हैड एन आइडिया विच वॉज फ्लॉलेस but the manager turned it down, यानी कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया था, ठीक है, जिसके अंदर कोई गलती नहीं थी, फिर भी जो मैनेजर है उसने उसको टर्न डाउन कर दिया या उसको मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, ठीक है। ये कह दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मैं ये नहीं ले सकता आइडिया, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मीम भी बना हुआ है, यहाँ पे ये बंदा कह रहा है कि टर्न्स आउट वुमेन लाइक स्मार्ट मेन, है ना, यानी कि औरतों को शायद स्मार्ट बंदे पसंद है, इसीलिए हमेशा मुझे वो टर्न डाउन कर देती हैं क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूँ शायद, है ना। तो मुझे हमेशा वो मना कर देती हैं इसलिए क्योंकि वुमेन को शायद स्मार्ट मैन पसंद होंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया है। अब ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है टू एक्सेप्ट, यानी कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये बात गलत है, हमने अभी कहा था कि हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सेकंड है रिजेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं कि हमने रिजेक्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पर ये जो वुमेन है वो इस बंदे को हमेशा रिजेक्ट कर देती है क्योंकि ये स्मार्ट नहीं है, उसी तरह से इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये मैनेजर को पसंद नहीं आया। थर्ड है ट्विस्ट, ये बात गलत है, हम किसी चीज़ को ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं। वीव, ये बात भी गलत है, हम कोई वीविंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली एक इडियम का मतलब पूछा है, डाई हार्ड, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो बदलना नहीं चाहती या फिर बदलने में जिसे काफ़ी मुश्किल हो, ठीक है, जो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती आसानी से, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कार्टून में देख सकते हैं, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है और ये हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। तो होम मिनिस्टर हमेशा प्राइम मिनिस्टर की बात मानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी कि पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से बदलती हैं, है ना। ये कहा गया है कि पुरानी आदतों को बदलने में बहुत टाइम लगता है, पुरानी आदतें कभी ख़त्म नहीं होती, है ना। एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि
it will take him a long time to recover as alcohol addiction dies hard। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसको बहुत टाइम लगेगा रिकवर करने में, क्योंकि ये जो एडिक्शन है वो बहुत मुश्किल से बदला जा सकता है, ठीक है, उसे बदलने में काफ़ी मुश्किल होती है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है अनविलिंग टू चेंज, ये बात जो है बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे थे देर से कि बदलना चाहता नहीं है या फिर बदल पाते नहीं हैं हम उसको, ठीक है। सेकंड है रेडी टू चेंज, ये बात तो बिल्कुल ही गलत जाएगी, ठीक है। ईगोइस्ट, ये बात भी गलत है, हम नहीं कह रहे हैं कि कोई इंसान बहुत ईगोइस्ट है या बहुत एरोगेंट है, इस तरह की बातें हम नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि भाई कोई इंसान है जो कि बदलना नहीं चाह रहा है या फिर बदल पा नहीं रहा है अपनी आदतों को या अपनी हैबिट्स को, इन सारी चीज़ों को वो बदल नहीं पा रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है टर्न अप, ठीक है। अब टर्न अप जो इडियम है इसका मतलब ये है कि कहीं पर आप आ गए हैं या आना चाहते हैं, इस तरह का कुछ है। तो यहाँ पे आप मीम देख सकते हैं, ये इंसान बहुत ही परेशान हो रहा है क्योंकि यहाँ लिखा है व्हाट डू यू मीन यू एंट गोइंग टू टर्न अप फॉर योर बर्थडे, यानी कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम अपने बर्थडे पे नहीं आओगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न अप का मतलब है कि आप आओगे, है ना, आना कहीं पर भी। और इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आई वेटेड फॉर 2 hours बट शी डिडंट टर्न अप फॉर द पार्टी, यानी कि मैंने 2 घंटे तक वेट किया पर वो पार्टी में नहीं आई। तो यहाँ पे डिड नॉट टर्न अप लिखा हुआ है, मतलब टर्न अप का मतलब है आना और डिड नॉट टर्न अप का मतलब कि नहीं आई, राइट। सो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है ट्विस्ट, ये बात बिल्कुल गलत होगी, हम किसी चीज़ को ट्विस्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। सेकंड है अपीयर, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम यही कह रहे हैं ना कि कोई चीज़ आई है या कोई इंसान आया है ना। थर्ड है कर्ट, कर्ट का मतलब होता है बहुत ही ब्रीफ, जैसे हम कहते हैं कर्ट स्माइल, यानी कि बहुत ही ब्रीफ स्माइल, थोड़ी सी देर के लिए किसी ने स्माइल किया है आपको देख के, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। फोर्थ है विंड, ये बात भी गलत होगी क्योंकि हम जो है यहाँ पे विंड भी नहीं हो सकता है, वाइंड भी नहीं हो सकता है, ठीक है। वाइंड करने का मतलब होता है कि कोई आप चाबी घुमा रहे हैं या कुछ भी घुमाने की चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न अप का मतलब घुमाना नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे टर्न अप का मतलब है अपीयर। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है बैड ब्लड, ठीक है, यानी कि बैड ब्लड का मतलब जनरली इस इडियम का मतलब ये होता है कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो गई है किसी वजह से, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि द 2 brothers had bad blood between them because of a property dispute, ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर्टी की छोटी मोटी लड़ाई हुई और इन दोनों भाइयों के बीच में बैड ब्लड हो गया या दुश्मनी हो गई हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम देख सकते हैं, ये एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है टेलर स्विफ्ट का और उसमें ये लिरिक्स है कि टेक अ लुक एट व्हाट यू डन बिकॉज बेबी नाउ वी गॉट बैड ब्लड, है ना। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तुमने जो किया उसके बाद में हमारे बीच में दुश्मनी हो गई है, ठीक है। हमारे बीच में बुराइयाँ आ गई है या हमारे बीच में जो भी था वो ख़त्म हो चुका है, अब दुश्मनी आ गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसके चेहरे से भी कि वो कितना रिवेंज लेने के ऊपर आ गई है, उसको रिवेंज लेना है जो उस बंदे ने किया उसके बाद में। सो यहाँ पे दुश्मनी की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है लो ब्लड प्रेशर, ये बात गलत है, यहाँ किसी भी तरह के ब्लड प्रेशर की बात नहीं हो रही। सेकेंड है फीलिंग ऑफ लव, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है बैड ब्लड, ठीक है। तो बैड ब्लड हम दुश्मनी की बात कर रहे हैं, लव की बात नहीं कर रहे। फीलिंग ऑफ हेट्रेड, ये बात बिल्कुल सही होगी क्योंकि आप किसी से नफरत करेंगे तभी तो आपके दोनों के बीच में दुश्मनी होगी, राइट। हाई ब्लड प्रेशर, ये बात भी गलत है, हम ब्लड प्रेशर की बात ही नहीं कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। अब ये जो इडियम है इसका मतलब ये है कि कभी कोई चीज़ रुक रही है, कभी चल रही है, रुक रही है, फिर चल रही है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी कोट दी गई है
यहाँ पे कहा गया है कि मोस्ट ऑफ अस सर्व आर आइडियल्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि हमारे जो गोल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बिल्कुल कंप्लीटली कॉन्स्टेंटली चलते हुए पूरे हो जाएं, ठीक है। अगर हमें कहीं जाना है, हमें कोई गोल अचीव करना है, हमें सक्सीड करना है लाइफ में, तो फिट्स एंड स्टार्ट्स होते रहेंगे, यानी कि कभी हम गिरेंगे, कभी हम उठेंगे, कभी हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, लेकिन जीतेगा वो इंसान जो हमेशा अपने गोल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, चाहे वो कितनी भी बार गिरे, ठीक है। तो यहाँ पर फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब यह है कि कभी गिरना, कभी उठना, कभी लो, कभी हाई, ठीक है, जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि माय सिलेबस completed with fits and starts, यानी कि मेरा जो पूरा सिलेबस था, जिस भी चीज़ के लिए मैं पढ़ रही थी, वो फिट्स एंड स्टार्ट्स के साथ कंप्लीट हुआ, लेकिन एटलीस्ट कंप्लीट तो हो गया ना। चाहे कभी मैं पढ़ रही हूँ, 2 दिन मैं पढ़ रही हूँ, 2 दिन मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। जनरली बच्चे ऐसा ही करते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ना कि आप कभी पढ़ रहे हो, कभी नहीं पढ़ रहे हो, वो चीज़ जो है उसे हम कहते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स, लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो गया ऐसे करते करते। फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलरली, ये बात गलत है, ठीक है। मैंने आपको अभी एग्जांपल से बताया है कि सिलेबस कंप्लीट तो हुआ है, लेकिन कभी मैं पढ़ रही थी उसमें बीच में, 2 दिन मैं नहीं पढ़ रही थी, तो यहाँ पे रेगुलरली तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड है इर्रेगुलरली, ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है। इर्रेगुलरली ही इसका एग्जैक्ट मतलब होगा, क्योंकि कभी हम पढ़ रहे हैं, कभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, कभी हम चल रहे हैं, कभी हम गिर रहे हैं, कभी हम उठ रहे हैं। थर्ड है सर्टनली, यानी कि पक्का ऐसा होगा ही होगा, तो ये बात भी गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ श्योरली होगी। फोर्थ है फेयरली, यानी कि एवरेज तरीके से, तो ऐसा भी नहीं है। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि कभी हम कोई चीज़ कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इरेगुलरली कोई चीज़ हो रही है ना। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू पुट एन एंड टू, यानी यहाँ पे ये इडियम जो है इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक अच्छी बात कही हुई है, यहाँ पे कहा गया है वर्ड्स हर्ट पुट एन एंड टू बुलिंग नाउ, यानी कि जो शब्द होते हैं वो भी बहुत दर्द देते हैं, इसलिए हमें बुलिंग को अब ख़त्म करना होगा, ठीक है। हमें लोगों को बुली नहीं करना चाहिए, ठीक है, बुलिंग ख़त्म करनी होगी क्योंकि लोगों को बुरा लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और मैं आपको कह सकती हूँ, जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ, यू हैव टू पुट एन एंड टू योर बैड हैबिट्स, यानी कि तुम्हारी जो ये बुरी आदतें हैं इस पे तुम्हें रोक लगानी होगी, इसे तुम्हें बंद करना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यू, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि बुलिंग को कंटिन्यू करते रहो, हम बोलेंगे ना कि बंद कर दो। सेकंड है स्टार्ट, ये बात भी गलत है, हम यहाँ पे कह रहे हैं पुट एन एंड टू, और आप कह रहे हो इसका मतलब स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। थर्ड है स्टॉप, ये बात बिल्कुल सही होगी क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि भाई हमें किसी चीज़ को स्टॉप करना है, रोकना है। फोर्थ है एनफोर्स, ये बात भी गलत होगी, एनफोर्स का मतलब किसी चीज़ को एनफोर्स करवाना, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना, तो हम वो भी नहीं करवा रहे हैं, हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं कि बुलिंग करो तुम लोग, है ना, करनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट क्योंकि हम रोकना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इडियम पूछा गया है टू हेल फ्रॉम, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, आप यहाँ पे एक कॉन्वर्जेशन देख सकते हो, ये बंदी इससे पूछ रही है वेयर डू यू हेल फ्रॉम, यानी कि तुम कहाँ से आए हो, ठीक है। तो ये बंदा कहता कि आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के एक स्मॉल टाउन से मैं आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ हेल फ्रॉम जो इडियम है उसका मतलब ये है कि आप कहीं से आए हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि शी हेल्स फ्रॉम द हिली रीजन ऑफ हिमाचल, ठीक है, हिमाचल का भी जो बिल्कुल हिली रीजन है वहाँ से वो आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेल फ्रॉम का मतलब है कि हम कहीं से आए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉल, ये बात गलत है, हम किसी को बुला नहीं रहे हैं। सेकंड है रिसीव, ये बात भी गलत होगा क्योंकि हम किसी को रिसीव भी नहीं कर रहे हैं। थर्ड है कम फ्रॉम, ये बात बिल्कुल सही होगी क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि कोई इंसान कहाँ से आया है। फोर्थ है अराइव, अराइव हम तब यूज़ करते हैं जब हम कहीं से
जैसे अगर हम ये कहें कि आई अराइव्ड फ्रॉम लंदन टुडे, यानी मैं लंदन से आया हूँ, ठीक है, लेकिन वो लंदन में रहता नहीं था, राइट। यहाँ पे ये आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान का मतलब ये है कि वो राजस्थान में रहता था, वो उसका होम टाउन था और वो वहाँ से हेल करता है या वहाँ से आता है, ठीक है। अराइव का मतलब कहीं से ट्रैवल करके आना, ठीक है। हम यहाँ ट्रैवलिंग की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि कोई इंसान कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई टुक एक्सेप्शन टू हिज रिमार्क्स एंड लेफ्ट द मीटिंग, यानी कि उस इंसान ने, किसी एक इंसान ने कुछ कहा, कुछ रिमार्क्स दिए और मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी या मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई, मैं उसके अगेंस्ट जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उस मीटिंग को छोड़ दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कह सकती हूँ कि शी टुक एक्सेप्शन to her boss's decision because it could take the company into loss, यानी कि ये जो बंदी है इसको बॉस का डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। उसने बॉस के डिसीजन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, उसने कहा कि मुझे ये डिसीजन पसंद नहीं है क्योंकि इस डिसीजन से कंपनी लॉस में जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है टेक एक्सेप्शन टू, जो इडियम है उसके लिए कुछ और शब्द ऐसे हो सकते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट करना, अपोज करना, डिसअप्रूव करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिसलाइक करना, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना या डिस्प्यूट करना, ठीक है। आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप उसके अगेंस्ट जाओगे, राइट। सो यहाँ पे भी ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टेड, ये बात बिल्कुल सही होगी, हम यही कह रहे हैं कि हमने किसी चीज़ के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट किया है, अपोज किया है उस चीज़ को। सेकंड है सजेस्टेड, ये बात गलत होगी, हमने कोई सजेशन नहीं दिया है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि किसी और की बात जो है उसको हम अपोज कर रहे हैं, उसकी बात के अगेंस्ट जा रहे हैं। थर्ड है हर्ड, यानी कि हमने सुना है ऐसा कुछ, तो ये बात भी गलत होगी। फोर्थ है एक्सक्यूज्ड, यानी कि हम वहाँ से चले गए, तो ऐसा नहीं है, हम मीटिंग से गए थे लेकिन उसके लिए हमने लिखा है लेफ्ट द मीटिंग, है ना। तो यहाँ पे हमने वापस से टुक एक्सेप्शन टू क्यों लिखा है, तो यहाँ पे टेक एक्सेप्शन टू का मतलब होता है कि आप किसी को अपोज करें या आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू हिज पेरेंट्स एडवाइस, यानी कि जब भी उसके पेरेंट्स उसे कोई एडवाइस देते हैं तब वो उनकी बात को नहीं सुनता, ठीक है। जैसे यहाँ पे मीम बना हुआ है, ये बंदा इस बंदे को कुछ कह रहा है और इसने अपने कान में नोट डाल रखा है, यानी कि वो नहीं सुन रहा है उसकी बात, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑलवेज टर्न्स अ डेफ ईयर to his ministers when they tell him not to waste the public's money, ठीक है। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा एक डेफ ईयर टर्न कर देता है अपने मिनिस्टर्स की तरफ, यानी कि वो अपने मिनिस्टर्स की बात नहीं मानता जब वो उसे कहते हैं कि पब्लिक के पैसे को वेस्ट मत करो, ठीक है। इंडिया में प्रेसिडेंट का उतना रोल नहीं होता पब्लिक के पैसे के ऊपर, लेकिन यूएस में प्रेसिडेंट सबसे हेड पोजीशन पे होता है और वहाँ पे मनी के मैटर्स पे भी वही ध्यान देता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो इनकी बात को नहीं सुनता, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है लिसन केयरफुली, ये बात तो बिल्कुल ही गलत जाएगी क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम नहीं सुन रहे हैं उसकी बात को, डेफ ईयर मतलब हम नहीं सुन रहे किसी की बात। सेकेंड है रिफ्यूज़ टू ओबे, ये बात बिल्कुल सही होगी क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि उसने अपने पेरेंट्स की एडवाइस को नहीं सुना, नहीं माना। थर्ड है बिग हेल्प, ये बात भी गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। अटेंटिवली, ये बात भी गलत है, हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उस बंदे की बात सुन ही नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में ये बंदा कहीं और ही देख रहा है, ठीक है, हम ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है इसकी बात पे, ये नहीं सुन रहा है। सो सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मोस्ट पीपल लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ दीज डेज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, यहाँ पे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ हमारा इडियम है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, इसलिए आजकल जो लोग हैं ज़्यादातर वो ऐसे जी रहे हैं कि हाथ से सीधे मुंह में जाता है, यानी कि हाथ में जितना भी पैसा आता है वो खाने पर ही चला जाता है. ठीक है, यानी कि सिर्फ खाना खाने जितने पैसे लोगों के पास हैं उसके अलावा उनके पास पैसे ही नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है तो लोगों के पास पैसा बहुत कम है, जितनी ज़रूरत है उतना पैसा नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये बंदा जो है ये एक खाली थाली लेके बैठा हुआ है और इसको कुछ मिल नहीं रहा है ना. तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास पैसा बहुत कम है या कोई भी चीज़ बहुत कम है. ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ. मैं ये कह सकती हूँ कि we used to be rich but because of his ways we have to live from hand to mouth. यानी कि हम बहुत रिच हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि एक ये कोई बंदा होगा फैमिली में जो बहुत ज़्यादा खर्चे करता है या फालतू जगहों पर पैसे उड़ाता है, तो उसकी वजह से हमें हैंड टू माउथ जीना पड़ रहा है. हम कह सकते हैं बहुत कम पैसों के साथ जीना पड़ रहा है, जीवन निकालना पड़ रहा है. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट है लैविशली, यानी कि बहुत मज़े में ऐशो आराम से जीवन निकल रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है. सेकंड है हैप्पीली, ये बात भी गलत होगी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम बहुत खुश हैं. थर्ड है कंफर्टेबली, ये भी गलत है, जितना हमें ज़रूरत है उतने हमें पैसे मिल ही नहीं रहे तो हम कंफर्टेबली कैसे जी सकते हैं. फोर्थ है मिजरेबली, तो ये बात जो है बिल्कुल सही होगी क्योंकि हम मिजरेबल होके जी रहे हैं, हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास उतना नहीं है जितना हमें चाहिए. सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर एडमिशन टू दिस कॉलेज, यानी कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई ऐसे बने बनाए रूल्स नहीं है जो कि चेंज नहीं हो सकते. ठीक है, ऐसे कोई रूल्स नहीं है जो कि बदल नहीं सकते. ठीक है, सो यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल्स का मतलब ये है कि ऐसे रूल्स जो कि बदल ना सकते हो. ठीक है, जो कि अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू लिव लाइफ, यानी कि कोई एक ही रूल नहीं है जिससे कि हम ज़िंदगी जी सकते हैं. ठीक है, हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है जीवन को जीने का या लाइफ को अच्छा बनाने का. ठीक है, तो यहाँ कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है हर इंसान के लिए लाइफ को जीने का. एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू बिकम अ सुपर मॉडल, यानी कि अगर आपको कोई सुपर मॉडल बनना है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सुपर मॉडल बनने के लिए. कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है जिसको फॉलो करके आप सुपर मॉडल बन सकते हो. सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबको अलग अलग तरीके से एफर्ट्स करने पड़ते हैं तब जाके वो सुपर मॉडल्स बन सकते हैं. ठीक है, अब ऑप्शंस पे आते हैं. फर्स्ट है ईजी, यानी कि ईजी रूल्स नहीं है, तो ये बात गलत है. हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि रूल्स ईजी हैं या डिफ़िकल्ट है, हम ये कह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है. सेकंड है स्ट्रिक्ट, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी क्योंकि हम तो कह रहे हैं ना कि ज़िंदगी जीने का कोई एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही जीनी पड़ेगी. ठीक है, हर इंसान के लिए अलग तरीका होता है. थर्ड है फिक्स्ड, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं है ज़िंदगी जीने का. ठीक है, वो बदलता रहता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. ठीक है, फोर्थ है स्लो, ये बात भी गलत होगी. रूल्स स्लो कैसे हो सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं हो सकते, राइट. सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट. यहाँ पे स्ट्रिक्ट में आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई बहुत ही ऐसा रूल है जो हम तोड़ ही नहीं सकते. हम ऐसे रूल की बात कर रहे हैं जो चेंज हो सकता है. ठीक है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब है कोई चीज़ फिक्स्ड है, तो यहाँ पे हमने नो लिख दिया मतलब कि कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं है, ये रूल फिक्स्ड नहीं है, लाइफ को जीने का तरीका फिक्स्ड नहीं है. सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्लीज़ होल्ड योर टंग इन दिस मैटर अदरवाइज यू विल रिपेंट, यानी कि तुम
चुप रहो इस मैटर में, कुछ मत बोलो, वरना तुम बाद में रिपेंट करोगी या रिग्रेट करोगी कि तुमने क्यों बोला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्टून में भी लिखा हुआ है टू से नथिंग इवन दो यू वुड लाइक टू गिव योर ओपिनियन, यानी कि तुम चाहते हो अपना ओपिनियन देना फिर भी तुम कुछ नहीं कहोगे क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ये तुम जब बोलोगे तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं जैसे कि यू शुड ऑलवेज होल्ड योर टंग when you know that the truth can hurt someone, यानी कि जब भी तुम्हें किसी बात के बारे में कोई सच पता है तो तुम्हें अपनी टंग को होल्ड करके रखना चाहिए, तुम्हें चुप रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे सच बताने से किसी को दुख हो जाए। ठीक है, कोई दुखी हो जाए, किसी को बुरा लग जाए, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि तुम सच बताओ, ज़रूरी नहीं है कि तुम कुछ बोलो, तो तुम उस मैटर में चुप रहो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि सच बोलने से कोई हर्ट हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बी साइलेंट, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं इतनी देर से कि भाई चुप होना है आपको। सेकंड है गिव एडवाइस, ये बात गलत होगी, डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं हम किसी को, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये इंसान सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है आर्ग्यू, ये भी गलत होगा क्योंकि हम किसी से आर्ग्यू कर ही नहीं रहे ना, हम तो चुप हो गए, राइट, हम कुछ बोल ही नहीं रहे, सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। यहाँ पर एक इडियम जो है इसका मतलब ये है कि हमें अपना कोट जो है उसे क्लॉथ के हिसाब से काटना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि जितना हमारे पास कपड़ा है उतनी ही साइज़ का हम कोट बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जितना हम खर्च कर सकते हैं हमें उतना ही करना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं जितनी हमारी एबिलिटी है उतना ही हमें कोई काम करना चाहिए, उसी हिसाब से हमें कोई काम करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये जो बंदी है इसके पास क्योंकि पैसे बहुत कम हैं तो इसने सिर्फ एक बैग में शॉपिंग कर रखी है, जबकि ये जो पीछे बंदा खड़ा है इसने इतनी सारी चीज़ें खरीदी हैं, क्योंकि दोनों की एबिलिटीज़ अलग अलग है, राइट। अब इसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो इसने ज़्यादा सामान खरीद लिया, बट ये जो बंदी है इसके पास कम पैसा होगा तो इसने कम खरीदा। सो यू हैव टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जितने पैसे हैं उतने आप खर्च करोगे, राइट। जितनी आपकी एबिलिटी है उतना आप कोई काम करोगे, उस हिसाब से कोई काम करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि यू शुड कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ और you will lose all the money you have। यानी ये कहा जा रहा है कि जितने तुम्हारे पास पैसे हैं उतने ही खर्च करा करो, अदरवाइज तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो सब तुम खो दोगे। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, ये बात गलत है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें ईमानदार बनना है, हम ये कह रहे हैं जितनी तुम्हारी एबिलिटी है, जितना तुम कर सकते हो उतना ही तुम्हें करना चाहिए। सेकंड है वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, ये बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही हम कहना भी चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई मछली है तो वो उड़ नहीं सकती और कोई बर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्विम नहीं कर पाएगी। तो आपको अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी के हिसाब से कोई भी काम करना चाहिए। थर्ड है लिव विद इन योर मीन्स, ये बात भी गलत है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे पास जो तरीके हैं, तुम्हारे अपने जो तरीके हैं उनसे ही जीना पड़ेगा। डोंट बी टू एम्बिशियस, हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि आपके एम्बिशंस बड़े नहीं हो सकते, आप सपने देख सकते हो, आपके गोल्स बड़े बड़े हो सकते हैं, आपके एम्बिशंस बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपकी एबिलिटी तो वही रहेगी ना। ठीक है, कोई मछली उड़ नहीं सकती और कोई बर्ड जो है वो स्विमिंग नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपको अपनी एबिलिटी पता होना चाहिए। गोल्स बड़े बड़े सेट करने से, एम्बिशंस बड़े बड़े सेट करने से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शी ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ अ स्पीच, यानी ये कहा जा रहा है कि वो स्पीच दे रही थी, स्पीच देते देते वो इतनी इमोशनल हो गई कि वो रोने लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोक डाउन जो वर्ड है इसका मतलब यही होता है लिटरली कि आप रोने लग गए, है ना।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेटा थुनबर्ग की मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है ना। ये गई थी यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग में, और वहाँ पर बोलते बोलते ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और रोने लग गई, ठीक है। तो एक और मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि आई नीड आइसक्रीम बिकॉज आई एम हैविंग अ मेंटल ब्रेकडाउन, ठीक है। यानी कि मुझे आइसक्रीम चाहिए क्योंकि अभी मुझे बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। ब्रेकडाउन का जनरल मतलब होता है रोना। उसके बाद रोने के अलावा आप डिप्रेस्ड भी हो सकते हो, आप दुखी भी हो सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कुड नॉट प्रोसीड, यानी कि आगे नहीं बढ़ पाई, अपना स्पीच नहीं बोल पाई। तो हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे। ब्रोक डाउन का मतलब ये नहीं है कि वो आगे नहीं बोल पाई, लेकिन उसका मतलब ये है कि वो रोने लग गई। सेकेंड है फेल डाउन, वो नीचे गिर गई, तो ऐसा भी नहीं है। थर्ड है बिकेम एंग्री, आपको कहीं से भी ये गुस्सा तो लग नहीं रही होगी, राइट। सो ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा, वो गुस्से में नहीं थी। क्राइड जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पे डिप्रेस्ड जैसा कोई ऑप्शन होता तो वो भी करेक्ट होता, बट यहाँ पे क्राइड है तो वो करेक्ट है। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही लेज आउट 50% ऑफ हिज इनकम ऑन बॉन्ड्स एंड शेयर्स, यानी कि वो अपने इनकम का, अपनी सैलरी का 50% पैसा बॉन्ड्स और शेयर्स में लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेज आउट हमारा इडियम है, जिसका मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ पर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये इंसान बहुत ही दुखी लग रहा है क्योंकि ही ले आउट ऑल हिज मनी ऑन गैम्बलिंग, ठीक है। इसने सारे पैसे गैम्बलिंग में लगा दिए और इसने सब पैसे खो दिए अपने, ठीक है। सो ले आउट का मतलब यही है कि आप कहीं पर पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है अलॉट, ये बात गलत है। हम किसी को अलॉट नहीं कर रहे पैसे। जैसे हमारी गवर्नमेंट के पास जब पैसा आता है तो वो कुछ पैसे किसी एक स्टेट को अलॉट करती है, कुछ पैसे किसी दूसरे स्टेट को, यानी कि प्रोवाइड करना। तो ये जो है ले आउट का मतलब ये नहीं कि आप किसी को पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूट, ये बात भी गलत होगी। हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे पैसे, है ना, बांट नहीं रहे इधर उधर। थर्ड है डोनेट, ये भी गलत है, हम डोनेट भी नहीं कर रहे, हम तो स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बॉन्ड्स और शेयर्स पे भी हम पैसे स्पेंड कर रहे थे, डोनेट थोड़ी कर रहे थे। यहाँ भी गैम्बलिंग के अंदर इसने डोनेट थोड़ी किया पैसा, इसने स्पेंड किया, इसने खर्च किया। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विल डू द वर्क इफ़ आई एम अलाउड अ फ्री हैंड इन द चॉइस ऑफ मटीरियल्स, यानी कि मैं ये काम सिर्फ तब करूँगा जब मुझे मटीरियल्स के लिए जो चॉइस है उसके अंदर फ्री हैंड मिल जाए, यानी कि पूरी तरह से ये मेरे ऊपर हो कि मुझे क्या करना है, ठीक है। मेरे ऊपर ये पूरा छोड़ दिया जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे हर वो चीज़ करने दी जाए जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, तभी मैं ये काम करूँगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप मीम देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि मोदी जी आपने ये लॉकडाउन क्यों एक्सटेंड किया है, तो मोदी जी कह रहे हैं कि इट्स माय चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री हैंड का मतलब भी यही होता है कि पूरी तरह से ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मिस्टर पटेल has a free hand in the organization of the annual day, यानी कि एनुअल डे का जो फंक्शन होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिस्टर पटेल को एक फ्री हैंड मिल गया है, यानी कि सब कुछ उनकी मर्जी से होगा, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है कंप्लीट लिबर्टी, ये बात जो है बिल्कुल सही है, हमें पूरी तरह से हमारी चॉइस को माना जाएगा, हम जो कहेंगे वही किया जाएगा, तो हमें पूरी फ्रीडम है, हम जो चाहे कर सकते हैं। सेकंड है एन एक्सपेंस अकाउंट, ये बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं हम। हमारा जो है ऐसा कोई अकाउंट नहीं है जिससे हम एक्सपेंसेस निकालते हैं अपने। टू एम्प्लॉयमेंट टू वर्क, ये बात भी गलत है ना, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, हम जॉब्स नहीं बांट रहे हैं लोगों को। अनलिमिटेड फंड्स, ये बात भी गलत होगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि हमारे पास अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड फंड्स हैं, ठीक है। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये हमारी फ्रीडम होनी चाहिए, पूरी तरह से हमारी ये चॉइस होनी चाहिए कि हम क्या काम करें या किस तरह से काम करें। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ एज हार्ड एज अ नेल
नेवर मूव्ड बाय एनीथिंग, यानी ये कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल नेल की तरह हार्ड है, ठीक है, और इसीलिए वो किसी चीज़ से मूव नहीं होता है। मूव का मतलब ये नहीं है कि वो चलता नहीं है, मूव का मतलब ये है कि वो किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होता बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कार्टून बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि कोई भी इंसान अगर हार्ड एज नेल्स होता है, इसका मतलब ये है कि उसको दूसरों के लिए सिंपैथी नहीं होती। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि डोंट आस्क हर फॉर forgiveness, she is as hard as nails, यानी ये कहा जा रहा है कि उससे माफ़ी मत मांगो क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी तुम्हारे माफ़ी मांगने से, ठीक है, और उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे किसी के लिए सिंपैथी नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, टफ़, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई इंसान बहुत टफ़ है, हम ये कह रहे हैं कि उस इंसान को लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको किसी के लिए सिंपैथी नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया गलत। सेकंड है इमोशनलेस, ये बात सही हो सकती है क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि ये इंसान जो है बिल्कुल इमोशनलेस है, आप इससे माफ़ी मांगने जाओगे आपको माफ़ी नहीं देगा, आप इससे सिंपैथी मांगोगे आपको सिंपैथी नहीं देगा। थर्ड है फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, ये तो हमने कहा ही नहीं कभी, ये हमने बिल्कुल नहीं कहा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिज़िकली, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पार है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं हम। फोर्थ है हार्ड वर्किंग, ये बात भी गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो बहुत मेहनत करता है, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि उस इंसान में कोई सिंपैथी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड, यानी कि वो उस शहर को छोड़कर चला गया अंडर अ क्लाउड, क्योंकि वो अंडर अ क्लाउड था, यानी कि लोग उसके बारे में गलत समझते थे या लोग उसे बुरा मानते थे। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि लोग जो है वो उसके ऊपर ये क्लाउड है डाउट्स का, कन्फ्यूजन का, इनडिसीजन का, क्वेश्चंस का, फ्रस्ट्रेशन का, लोग जो है उसके बारे में गलत बातें सोचते हैं, तो वो अंडर अ क्लाउड है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोगों के हिसाब से वो एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उसे बुरा लग रहा है काफ़ी। सो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, यानी कि खुद से वो चला गया, हाँ वो खुद से गया था, लेकिन अंडर अ क्लाउड का मतलब ये नहीं कि आप खुद से कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड है इन डिसग्रेस, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि वो इंसान जो है उसे लोग बुरा मानने लग गए थे, गलत मानने लग गए थे, ठीक है, उसे अच्छा नहीं समझते थे लोग, इसलिए ही तो उसे एक डिसग्रेस माना जा रहा है, ठीक है। थर्ड है विद अ हैवी हार्ट, ये बात गलत होगी। हैवी हार्ट का मतलब है कि आप बहुत दुखी होकर वहाँ से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो इसलिए वहाँ से जा रहा था क्योंकि लोग उसे गलत समझ रहे थे। फोर्थ है व्हेन इट वाज रेनिंग, ये बात भी गलत होगी। मैंने आपको पहले ही बताया अगर डायरेक्टली इडियम का वही मतलब निकालना है तो इडियम क्यों लिखेंगे हम, है ना। सो अंडर अ क्लाउड का मतलब ये है कि लोगों के जो डाउट्स हैं, लोगों के जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में, उसके अंडर वो वहाँ से चला गया टाउन से, ठीक है। लोगों को उसके बारे में जो गलत बातें लगती थी उसके वजह से वो टाउन छोड़ के चला गया। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यंग बॉयज एक्ट पुट हिज फादर इन अ पिकल, यानी कि ये जो बच्चा था इसने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जिसकी वजह से उसके जो पिताजी थे वो एक पिकल में फंस गए। हम कह सकते हैं कि वो ट्रबल में आ गए, उनके साथ वो एक ऐसी डिफ़िकल्ट पोजीशन में आ गए, ठीक है। वो एक ऐसी पोजीशन पे आ गए जब उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था, एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में आ गए थे वो, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंटेंस लिखा हुआ है वेयर इन अ पिकल अगेन एंड वी नीड योर हेल्प, यानी कि हम प्रॉब्लम में हैं और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है इन अ फ़नी पोजीशन, ये बात गलत है, वो किसी फ़नी पोजीशन में नहीं थे। सेकंड है इन अ सीरियस पोजीशन, ये बात भी गलत होगी। अगर आपको ये लगता है कि सीरियस पोजीशन में थे तो ये बात गलत होगी क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो ट्रबल में थे, सीरियस पोजीशन में नहीं थे, उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी या वो किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो कि बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। इन अ सैड सिचुएशन, ये बात भी गलत है, वो दुखी नहीं हो रहे थे, ठीक है। फोर्थ है इन एन एम्बैरसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि उनके बेटे ने किया था, गलती जो थी वो उनके बेटे की थी, लेकिन जो उनके डैड थे वो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में थे या एम्बैरसिंग सिचुएशन में फंस चुके थे, इसीलिए हम यहाँ पे इन अ पिकल इडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दे गॉट ऑन वेल विद ईच अदर द मोमेंट दे मेट. यानी ये कहा जा रहा है कि जब से वो मिले हैं तब से उनकी बहुत अच्छे से दोस्ती है, या वो बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं, उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं. ठीक है, तो गॉट ऑन वेल जो हमारी इडियम है उसका मतलब यही है कि आपके किसी के साथ अच्छे रिश्ते हैं बहुत. यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, टीना एंड माया गेट ऑन वेल विद ईच अदर. यानी ये कहा जा रहा है कि भाई टीना और माया जो है वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, या उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं. फर्स्ट ऑप्शन हैड एन अग्रीमेंट, ये बात गलत है. इनके बीच में कोई डील नहीं हुई है, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है. सेकेंड हैड अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों की एक साथ में बहुत अच्छे से पटती है ना, बहुत अच्छे से इनकी दोस्ती है. थर्ड है हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये बात जो है बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं कि दोस्ती बहुत अच्छी थी. फोर्थ है फेल इन लव. अब हर केस में गॉट ऑन वेल का मतलब फेल इन लव नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे इस केस में ये दोनों फ्रेंड्स हैं. ठीक है, यहाँ पे लव की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप की बात हो रही है. सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. शी ट्राइड टू स्लिप ऑफ बट वॉज कॉट इमीजिएटली. यानी ये कहा जा रहा है कि उसने बहुत कोशिश की कि वो चुपचाप वहाँ से निकल ले, लेकिन फिर भी उसे पकड़ लिया गया. ठीक है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है. शी स्लिप्ड हर शूज एंड जैकेट ऑफ एंड मेड हर वे नॉइसलेसली अप द स्टेयर्स. यानी ये कहा जा रहा है कि उसने अपने शूज़ और जैकेट उतार दिए. ठीक है, और उसने कोशिश की स्लिप ऑफ करने की, यानी कि चुपचाप वो वहाँ से निकल जाए, ऐसी कोशिश की उसने, और वो बिना आवाज़ के स्टेयर्स पर चढ़ने लगी, है ना. सो एक तरह से वो बिना आवाज़ किए वहाँ से जाना चाह रही थी. सो इस इडियम का मतलब भी यही है. ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट स्टील क्वाइटली, ये बात गलत है. ठीक है, वो चोरी नहीं करना चाह रही थी, चुपचाप. सेकंड है गो क्विकली, तो वो वहाँ से जाना नहीं चाह रही थी जल्दी, वो जाना तो चाह रही थी बट चुपचाप जाना चाह रही थी, बिना आवाज़ के जाना चाह रही थी. सो सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा. थर्ड है लीव क्वाइटली, ये बात बिल्कुल सही है, वो वहाँ से जाना चाह रही थी बट शांति से, बिल्कुल बिना आवाज़ किए. फोर्थ है स्लाइड क्विकली, ये बात गलत है, यहाँ पे कोई स्लाइड नहीं करना चाह रहा था. ठीक है, यहाँ पे वो यहाँ से जाना चाह रही थी. सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अराइवल. यानी कि यहाँ पे इडियम है लुकिंग फॉरवर्ड टू, यानी कि मैं बहुत एक्साइटेड होके उसके आने का वेट कर रही हूँ. ठीक है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे मिस्टर बीन का एक मीम बना हुआ है. यहाँ कह रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, यानी कि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ. अगर मैं ये कहूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द दिवाली पार्टी, यानी कि मैं दिवाली पार्टी का बहुत ही एक्साइटेड होके और वेट कर रही हूँ. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. अफ्रेड ऑफ, ये बात बिल्कुल गलत होगी, हम डर तो रहे ही नहीं हैं, हम तो और एक्साइटेड होके वेट कर रहे हैं. सेकंड है एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर, ये बात बिल्कुल सही होगी, हम यही कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को और एक्साइटेड है हम उस चीज़ के लिए. थर्ड है एक्सपेक्टिंग, तो ये बात गलत होगी क्योंकि हम एक्साइटेड होके एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना. फोर्थ इज़ कॉन्फिडेंट, ये बात भी गलत होगी, हम कॉन्फिडेंट नहीं है बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ होगी और हम उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं. सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइड्स द हाई हॉर्स. ठीक है, यानी ये जो इडियम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक इंसान है और इसका हॉर्स बहुत ही लंबा है. तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी लंबे से हॉर्स पर बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को दूसरों से बहुत ऊंचा दिखाना चाह रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, यानी कि अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताना बंद करो. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे कि he starts riding the high horse whenever he meets his old friends. यानी ये कहा जा रहा है कि जब भी वो अपने पुराने दोस्तों से मिलता है तो वो हमेशा अपने आप को सबसे अच्छा बताने की कोशिश करता है या सबसे ज़्यादा अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताता है. ठीक है, अपने आप को सबसे ऊपर दिखाना चाहता है ना. ऑप्शंस पे आते हैं. फर्स्ट है सुपीरियर, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी, हम यही कह रहे हैं कि आप अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर बता रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊँचा बता रहे हैं. सेकेंड है वेंट ऑन अ वेकेशन, ये बात गलत होगी, हम किसी वेकेशन पे नहीं गए हैं. स्टार्टेड गैम्बलिंग, ये बात भी गलत होगी, हम यहाँ पे गैम्बलिंग की कोई बात नहीं कर रहे हैं.
बॉट अ हॉर्स यानी कि हमने हॉर्स खरीद लिया है, ये बात भी गलत है। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि हाई हॉर्स पर होने का मतलब है कि आप अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर बता रहे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैक्स एंड रूइंस। तो यहाँ पे रैक्स एंड रूइंस का मतलब है कोई चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, रैकेट हो जाए, है ना। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक आदमी है वो खड़ा हुआ है, दुखी हो रहा है क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया है ना। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि द होल सिटी वॉज इन रैक्स एंड रूइंस आफ्टर दी अर्थक्वेक। यानी ये कहा जा रहा है कि अर्थक्वेक आने के बाद जो पूरी सिटी है वो एक तरह से ख़त्म ही हो गई थी, है ना। सब कुछ ख़त्म हो गया था, सब कुछ रैकेट स्टेट में था। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल, ये बात गलत होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कोई चीज़ सक्सेसफुल हुई है, अच्छी हो गई है, हम तो कह रहे हैं कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई है। सेकंड है डेट, हम कहीं से उधार भी नहीं ले रहे हैं। थर्ड है डिस्ट्रॉयड, ये बात बिल्कुल सही होगी, हम यही कह रहे हैं कोई चीज़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फोर्थ है रैंसैक्ड, ये इसलिए गलत होगा, रैंसैक का मतलब होता है कि आप लूटपाट कर रहे हैं, कहीं पर लूटपाट हुई है, चोरी चकारी हुई है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना। सो ऐसा भी नहीं हुआ है। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू टेक टू टास्क। ठीक है, यहाँ पर ये जो बात हो रही है इसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि द प्रिंसिपल टुक रमेश टू टास्क बिकॉज ही चीटेड इन द फाइनल एग्ज़ाम्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम्स में रमेश जो है वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, इसलिए जो प्रिंसिपल है ही टुक हिम टू टास्क, है ना। टू टास्क का मतलब ये है कि आप किसी को किसी चीज़ के लिए पनिश कर रहे हैं, ठीक है, डांट रहे हैं, या जो भी जिस भी तरह का आप पनिशमेंट देना चाहे उसकी गलती के लिए वो दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल है और ये रमेश है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इस पर बहुत चिल्ला रहा है और इसे शायद पनिश भी करेगा क्योंकि इसने चीटिंग करी थी एग्ज़ाम्स में, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शंस में हमें पनिश मिल रहा है, सो यही हमारा सही आंसर होगा। रिवॉर्ड हो नहीं सकता, पास ओवर नहीं हो सकता, डिसअपॉइंट भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल डिसअपॉइंट नहीं हुआ है इससे, ये प्रिंसिपल इसको पनिश कर रहा है क्योंकि इसने चीटिंग करी है, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन ही सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आयरन विल। ठीक है, ये जो है इस इडियम का मतलब ये होता है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं द आयरन विल ऑफ विश्वामित्रा, है ना। विश्वामित्रा एक बहुत बड़े गुरु थे और उनकी जो विल थी, या हम कह सकते हैं उनकी जो इच्छा शक्ति थी, वो बहुत ही मजबूत थी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि सीता passed the IAS examination due to her iron will, क्योंकि उसका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा थी, उसकी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो हम ये कह सकते हैं कि आयरन विल था उसके अंदर, ठीक है। तो अब ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट है गुड हेल्थ, ये बात गलत है, हम हेल्थ की कोई बात ही नहीं कर रहे। सेकंड है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ये बात जो है बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं। थर्ड है स्टिक्स टू द पॉइंट, ये बात भी गलत है। हैज़ हाई हीमोग्लोबिन, इस बारे में भी कोई बात नहीं हुई है, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि किसी इंसान की अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत हो, तो हम कहते हैं कि उसके पास आयरन विल है, ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हील एंड वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं व्हील एंड वो, एक बच्ची तो बहुत खुश हो रही है और एक बच्ची बहुत ही दुखी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हील का मतलब होता है खुशी, ठीक है, और वो का मतलब होता है दुख। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ व्हील एंड वो। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो एक जर्नी है जिसके अंदर खुशियाँ भी हैं और दुख भी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस में सिर्फ सेकंड ऑप्शन में यही बात लिखी है, जॉयज़ एंड सॉरोज़, क्योंकि व्हील एंड वो का मतलब यही होता है कि खुशियाँ और दुख,
ठीक है। अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो हमारी सक्सेस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जॉयज़ एंड सॉरोज़ हमारी सक्सेस पे डिपेंड नहीं करते। जॉय हमें किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ रह के भी हो सकती है, जॉय हमें कहीं ट्रैवल करने से भी हो सकती है, कुछ भी करने से हमें जॉय मिल सकती है। सॉरो भी हमें किसी और बात से हो सकती है। लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हमें जॉय और सॉरो सक्सेस के हिसाब से मिले, ठीक है। सो यहाँ पे बात जॉयज़ और सॉरोज़ की हो रही है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कुड हैव कंटिन्यूड माई हायर स्टडीज इफ़ आई वॉन्टेड बट दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज। यानी ये कहा जा रहा है कि अगर मैं चाहता तो मैं अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकता था, लेकिन अब जो है ये ब्रिज के अंडर का वाटर हो गया है, यानी कि ऐसी चीज़ हो गई है जो कि बदल नहीं सकती, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, लिखा है इट्स वाटर ऑन द ब्रिज, जिसका मतलब यह है इट हैपेंड इन द पास्ट, इट्स नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसे अब हम बदल नहीं सकते, इसे हम ठीक नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया है, कैनी एंड आई हैड अ हॉरिबल ब्रेकअप बट दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज, वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ। यानी कि हमारा ब्रेकअप हो गया था पहले, बट ये चीज़ जो है ये पास्ट की बात है और अब ये बदल नहीं सकती, इसलिए अब हम सिर्फ गुड फ्रेंड्स हैं और हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ बदल नहीं सकता, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है समथिंग आई कैन नॉट चेंज। ये बात जो है बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं कि ऐसी बात है जो कि हम नहीं बदल सकते। द टाइम आई मेट विद एन एक्सीडेंट नियर द ब्रिज, ये बात गलत है। समथिंग माई फैमिली डिड नॉट वॉन्ट, ये बात भी गलत होगी। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारी फैमिली ये चीज़ नहीं करने दे रही, हम ये कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को बदल सकते ही नहीं हैं। फोर्थ है द टाइम आई वेंट ऑन अ क्रूज़, ये बात भी गलत है, हम क्रूज़ पे जाने की बात नहीं कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू स्टडी साइंस बट आई विल स्टिक टू माई गन्स एंड ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। यानी कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं साइंस पढूं, लेकिन क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स पसंद है, मुझे इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करना है, इसलिए आई विल स्टिक टू माई गन्स। यानी कि मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। आई डोंट केयर कि मेरे पेरेंट्स को ये पसंद आता है या नहीं पसंद आता है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टिक टू माई गन्स का मतलब यही है कि आप जो है अपने पॉइंट पर अड़े रहें, है ना। आपको जो चाहिए आप वही करेंगे, आप किसी और के बातों में नहीं आएंगे। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में यहाँ लिखा है टू कीप योर पोजिशन इवन दो पीपल अटैक और क्रिटिसाइज यू, या फिर आप लोगों की बात से रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो एक तरह से आप ये कह सकते हैं अंडर प्रेशर भी, या लोग जब आपको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, लोग कह रहे हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए, तब भी आप अपने पॉइंट पर अड़े रहें, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेफर टू डिसओबे देम, ठीक है। तो ये बात जो है ये गलत होगी, हम किसी को डिसओबे नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ अपने पॉइंट पर अड़े रहना चाह रहे हैं। सेकंड है होल्ड ऑन टू माई डिसीजन, ये बात जो है बिल्कुल सही है, हम अपने डिसीजन पर अड़े रहना चाहते हैं, हम अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहते। थर्ड है रिफ्यूज़ टू लिसन टू देम, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लोग आपको गलत ही चीज़ें बोलेंगे। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे स्टिक टू योर गन्स का मतलब ये है कि आप दूसरों की बात नहीं सुनेंगे। स्टिक टू योर गन्स का मतलब है कि स्टिक टू योर ओन पॉइंट या स्टिक टू योर ओन डिसीजन। तुमने जो डिसीजन बनाया है, तुमने जो अपने लिए सोचा है, तुम वही करोगे, है ना। किसी और की बातों को सुनना या उन्हें डिसओबे करना, ये सारी बातें हम नहीं कर रहे हैं। शो देम दैट दे आर रॉन्ग, ये बात भी गलत है, हम ऐसा कुछ भी शो नहीं करना चाह रहे कि कोई और इंसान गलत है। हम ये कह रहे हैं कि हम जो डिसीजन कर चुके हैं, हम जो डिसाइड कर चुके हैं, हम वही करने वाले हैं, चाहे हमें कोई भी कितना भी रोक ले। सो सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। We have now reached the end of the video. Hope you enjoyed the session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।